सो चैप्टर 14 के पार्ट 4 के क्वेश्चंस से आज हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे हमने कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे और कुछ मैंने होमवर्क में दिए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बट अगेन एंड अगेन आई इंसिस्टिंग कि आप कोई भी न्यूमेरिकल्स करो, स्पेशली ऑसिलेशंस और वेव्स से, उससे पहले आप उसकी थ्योरी को थोड़ा सा लर्न करो, प्रिपेयर करो और उसके बाद करो, तो आपको उसमें ज़्यादा मज़ा है वो आ सकता है। ओके, एज वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि आप उसको इन्जॉय करो, और इन्जॉय करने का एक ही तरीका होता है कि आप पहले उसके थियोरी को थोड़ा बहुत समझ लो। ओके, अगर मान लो आपको y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वो इक्वेशन आता होगा, तो भी आप काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, दो स्प्रिंग सीरीज में हो, पैरेलल में हो, ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको पता हो इस चैप्टर से, तो आपको समझने में, न्यूमेरिकल्स करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पे ऐसा बताया, अ पार्टिकल इज इन ए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड ई 10 सेंटीमीटर अपार्ट। अब इसको अगर हम ऐसा समझे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है, लीनियर है, तो ऐसा समझिए 1 2 ए ई और ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन देता रहता है, तो अगर हम यहाँ पे कोई मेन पॉइंट समझ ले, तो उससे इस साइड, वापस इस साइड और वापस यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कुछ आइडिया देते हैं। टेक द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू डी एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो ए टू डी एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे मैं डी ले लूँ तो इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन समझूँ, एंड गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स on the particular when it is at end A B going towards A. तो अब यहाँ पे A एंड E कहा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे E ना होके D हो सकता है। ओके, या तो यहाँ पे A टू D एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसा कुछ बोला हुआ है, पर ये जो क्वेश्चन है वहाँ पे ए बी की ही बात कर रहे हैं, तो हम उसको एक सिंपल तरीके से समझे कि कहीं पे क्या गड़बड़ है वगैरह वगैरह वगैरह, उसको मैं छोड़ दूँ। ओके, और सिंपल सा मैं इतना सोचूं कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मान लो हर एक जगह पे ए बी होता है, लाइक दिस। हाँ, तो ए से बी ऐसा मैं समझ लो। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर मैं इसको ओरिजिन समझता तो यहाँ से यहाँ जाता है, ऐसा हम समझ ले। अब एट द ए पॉइंट, तो जब वो मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पे है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगा, उसका डायरेक्शन धीरे 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 बढ़ेगा। ओके, मोमेंटरली वो रेस्ट पे रहेगा। ओके, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन, उसका फोर्स, उसका वेलोसिटी, अगर वो जब ए से बी की ओर जाता है, एट द मिड पॉइंट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टूवर्ड्स ए, तो ये मेन पॉइंट समझिए, यहाँ से यहाँ जाते वक्त या तो यहाँ से यहाँ आते वक्त, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टूवर्ड्स ए, तो अगर ये बी पॉइंट हो, वहाँ से 2 सेंटीमीटर यानी यहाँ पे लेते हो, और जब वो इस साइड जाता है, तो ये अलग 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 जो सिचुएशंस दी गई है, उसके हिसाब से हम पहले ये समझे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसको हम पॉजिटिव समझे और वापस आने वाले को नेगेटिव समझे। ओके, तो यहाँ पे ई है, डी है या बी है, उससे ज़्यादा कोई लेना देना मत रखिए, बस सिर्फ इतना सोचिए कि ए से बी। ओके, अब देखो यहाँ पे डी भी है, ई भी है, सब कुछ दिया हुआ है, पर उसको हम सिंपल तरीके से सोचे कि वो पहली जो लाइन थी जहाँ पे ए से ई लिखा था 10 सेंटीमीटर वाला, तो वो तो ए से बी ही समझ ले आप। ओके, पर उसको 10 सेंटीमीटर कैसे यहाँ पे डिवाइड कर दिया, देखिए ये मेन पॉइंट है, उसको उसने अगर 0 कहा, तो टोटल गैप +5 और -5 ऐसा कह सकते हैं, हाँ या ना। अब जो मैंने कहा था, तो एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि अगर मैं ए बी मिड पॉइंट इसको 5 कहता, इसको मैं 0 कहता, इसको मैं 10 कहता, तो भी चलता, क्या फ़र्क पड़ता है, वन इन द सेम थिंग। ये पॉजिटिव लेता तो भी चलता, उसकी बजाय यहाँ पे उसने 0 कहा, गैप 10 का होना चाहिए, तो ये +5 और इसको -5 कह दो, तो जितना इस साइड जाएगा उतना ही वापस इस साइड आएगा, तो भी बात सही है। ओके,
सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। तो देखो, इसको ओरिजिन कह दिया, यहाँ से यहाँ वाली डायरेक्शंस को आपने पॉजिटिव कह दिया। अब यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस ले लिया, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ बी पॉइंट, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ बी पॉइंट यानी सी पॉइंट पे क्या सिचुएशन होगी, 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी, यानी ये 3 सेंटीमीटर पे कोई डी पॉइंट ले लिया, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए यानी उसको यहाँ पे ई कह दिया। तो ऊपर वाली जो पहली लाइन है वो तो डेफिनेटली ए और बी ही होगा, ओके, वैसा ही हमें लेना चाहिए। और ए से बी की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, ऐसा। सबसे पहला पॉइंट था एट ए पॉइंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स क्या क्या हो सकता है और उसकी डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती है। अब जब मैं यहाँ से यहाँ गया, इसको कहते हैं लीनियर एसएचएम, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा, वापस यहाँ जाएगा, रिटर्न आएगा और वापस यहाँ पे आके रुकेगा, तब जाकर एक ऑसिलेशंस बन रहा है। अब सबसे पहले ए पॉइंट पे क्या है, तो कि वो एक्सट्रीम पोजीशंस कह सकते हैं, ये भले लीनियर दिया, हाँ, इसको आप इमेजिन ऐसा करेंगे तो जल्दी जल्दी आंसर्स मिल सकता है। अगर मान लो मैंने एकदम हल्का फुल्का सा ऑसिलेशन देने का ट्राई किया है, तो एक सेंस में ये भी लीनियर के जैसा ही काउंट होता है। आई रिपीट, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत छोटा हो तो आप इसको भी लीनियर ही कह सकते हैं। ओके, जिन जिन के वीडियोस बंद है वो वीडियोस ऑन रखे। अब यहाँ पे उसी चीज को समझाने का ट्राई किया, किस तरीके से, तो कि एक्सट्रीम पॉइंट पे हमें पता है मोमेंटली वो रेस्ट करेगा यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा पर वो रुका हुआ है कि नहीं, तो रुका हुआ नहीं है, यहाँ आके वो वापस इस डायरेक्शन में तो आ ही रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि वहाँ वेलोसिटी जीरो है फिर भी एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव कहते हैं। वाई? तो उसको ऐसे समझेंगे ना इस फिगर से तो कभी नहीं समझ में आएगा। एम्पलीट्यूड को और सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम के टर्म में समझिए कि ये पेंडुलम है, अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर मैं इस एक्सट्रीम पॉइंट पे हूं तो ये यहाँ पे क्या रुक जाएगा कि नीचे आएगा ही आएगा? ये पेंडुलम है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है, वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी कैसा? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे हो तो वेलोसिटी तो जीरो ही होता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है? जीरो। ओके, पर जब पेंडुलम की मैं बात करता हूँ, अगर पेंडुलम यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो क्या एग्जैक्टली इस मोमेंट पे भी उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? तो क्या नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ताकि वहां पे उस मोमेंट के लिए वेलोसिटी जीरो बन रहा है, उस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो बन रहा है, पर वहां वेलोसिटी जीरो हो तो भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं बनेगा, ताकि यहाँ मोमेंटरी रहकर वो मोशन में आएगा बिना कुछ एफर्ट के। आई रिपीट, यहाँ मोमेंटरी वेलोसिटी जीरो होने के बाद बिना किसी एफर्ट के ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। पर अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और उसको मोशन में लाना हो तो हमें फोर्स देना पड़ेगा। और वही चीज यहाँ पे आपको समझनी थी कि जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, तो देखो फोर्स भी पॉजिटिव आ गया, ताकि जैसा फोर्स वैसा एक्सेलरेशन, या तो जैसा एक्सेलरेशन वैसा ही फोर्स। अब एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड एट द बी पॉइंट, यानी बी पॉइंट यानी वो ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट, यानी वो एक्सट्रीम नेगेटिव पे है, मोमेंटली फिर से वो रुकेगा, पर वो मोमेंटली रुक रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, पर यहाँ आने के बाद उसका वेलोसिटी उसको नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेकर जाएगा, इसलिए देखो एक्सेलरेशन बताया नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव, पर यहाँ पे ये समझना रहेगा, यहाँ पे मुझे x फ्रॉम ए टू ओ, ये मुझे गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, ताकि हम ए से ओ नहीं जा रहे, हम बी से ओ की ओर जा रहे हैं। ओके, ताकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डेफिनेटली फोर्स का वैल्यू भी कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। फिजिकल कॉपी हो तो उसमें ये चेंज आप करिएगा। ओके, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट कौन सा वाला?
तो कि मिड पॉइंट पे क्या सिचुएशन होता है वेलोसिटी का, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी का क्या सिचुएशन होता है। तो यहाँ से वो नेगेटिव की ओर जाने वाला है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एट मिड पॉइंट, पर कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो कि वो ए से जा रहा था। सी द थर्ड क्वेश्चन क्लियरली, एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टूवर्ड्स ए, मतलब यहाँ से ए की ओर जा रहा है, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जब वो मिन पॉइंट पे होता है तो मिन पॉइंट पे वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है, मीन पॉइंट पे एक्सेलरेशंस देता है तब वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है मीन पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी होती है, दोनों ही होगी, ताकि वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मीन पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाता है। तो वो यहाँ से जीरो से लेफ्ट साइड जा रहा था, दैट्स व्हाई दे पुट नेगेटिव वेलोसिटी। पर वहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बनेगा, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ओके, एंड देन आफ्टर आपको दूसरा आइडिया आ सकता है। अब क्या करना था, तो कि अब तीन अलग अलग पोजीशंस बताई, बाकी के जो डी, ई और एफ तीन क्वेश्चंस है ना, वो देखिए, उसमें सिमिलरिटीज ढूंढिएगा। अवे फ्रॉम बी, ये दोनों अवे फ्रॉम ए है, गोइंग टूवर्ड्स बी एंड कमिंग टूवर्ड्स, गोइंग टूवर्ड्स ए ऐसा है। अब देखा जाए तो टूवर्ड्स ए एंड दिस वन इज टूवर्ड्स बी। अब इसी के हिसाब से उसका पॉजिटिव नेगेटिव है वो आइडेंटिफाई होने वाला है। सिंपल सी बात समझने का ट्राई करिएगा। टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स ए, तो कि यहाँ पे ए की ओर जाना मतलब वहां पे नेगेटिव आएगा। टूवर्ड्स बी, तो वहां पे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो यहाँ पे ये टूवर्ड्स बी और ये टूवर्ड्स ए जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शंस कंसिडर होगी, टूवर्ड्स बी वो पॉजिटिव डायरेक्शंस कंसिडर होगी। अब बी से 2 सेंटीमीटर पे है। अब एक और लास्ट पॉइंट बताइएगा अगर पता चले तो, जैसे हम मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की ओर जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज होता है, डिक्रीज। तो जैसे यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो यहाँ के रिस्पेक्ट में यहाँ वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ी और ज्यादा, थोड़ी और ज्यादा, थोड़ी और ज्यादा, ऐसी होती जाएगी। उसी तरह से जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो यहाँ के रिस्पेक्ट में यहाँ वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, ई के रिस्पेक्ट में डी पे कैसा होगा, कम होगा। जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे वेलोसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इस एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर मैं पहुंचाता हूँ, देखो अगर मैं उस एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचता हूँ तो देखो वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ओके, तो ये पूरा का पूरा किस्सा, वैसे इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम में, बट दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप थोड़ा बहुत थ्योरी, थोड़ा बहुत लॉजिक आपने समझा होगा तो। ओके, तो देखिए डी पॉइंट ऐसा कहता है 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी एंड गोइंग टूवर्ड्स ए। तो यहाँ पे ऐसा कहा वो गोइंग टूवर्ड्स सी से है, गोइंग टूवर्ड्स ए है, मतलब बी से सी आ रहे हैं और हम जाते इस डायरेक्शन में है, तो वो हम इधर जा रहे हैं, तो आ गया नेगेटिव। अब नेगेटिव आया वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी हुआ नेगेटिव, तो यहाँ पे फोर्स भी हुआ नेगेटिव। ओके, अब टूवर्ड्स ए जा रहे थे, अब टूवर्ड्स बी जा रहे हैं, तो बी यानी पॉजिटिव, सो यू कैन सी दैट वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव। अब जो तीसरा मतलब लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, ये 3 था, ये 4 है, ये गोइंग टूवर्ड्स बी था पर ये गोइंग टूवर्ड्स ए है। अगर टूवर्ड्स ए जाऊंगा तो फिर से कैसा आएगा, वो आ गया नेगेटिव। पर यहाँ पे डिफरेंस कुछ ऐसा बनेगा कि एक्सेलरेशन बिकम्स पॉजिटिव। व्हाई एक्सेलरेशन बिकम्स पॉजिटिव, तो कि जैसे वो टूवर्ड्स ए जाएगा धीरे 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 वेलोसिटी कम होता जाएगा, तो जो चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आप देखोगे
तो वहां पे कैसा देखने को मिलेगा, जैसे 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 ये ओ पे पहुंचेगा कम होता जाएगा ना वेलोसिटी। तो अगर आप चेंज इन वेलोसिटी कहते हो, जिसको आप एक्सेलरेशन कहते हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ओके, अगर मान लो समथिंग लाइक -2 or this one is considered as a final and this one is considered as a initial। okay, तो initial -4 है, तो final माइनस इनिशियल अगर आप करो तो -2 माइनस -4, इसका आंसर क्या आएगा? 2 +2 +2 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं टूवर्ड्स ए जा रहा था, तो टूवर्ड्स ए जा रहा था, धीरे 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 वो 0 हो जाएगा, मतलब वहां पे वैल्यू धीरे 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 कम होती जाएगी। ओके, तो वहां पे वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, बट change in velocity with respect to time, that is known as acceleration, so that will be positive, तो ये भी बन जाएगा पॉजिटिव। अगेन एंड अगेन आई इंसिस्ट कि ये पूरा क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है कि आपने आगे के कॉन्सेप्ट्स को कितना सही तरीके से समझा है। प्लस यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, उसके बाद वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, और उसके बाद एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर ये आपको पता हो, और चैप्टर 3 के टाइम पे हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर आप इंक्रीजिंग मतलब अपवर्ड कर्व हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड कर्व हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट कह सकते हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहाँ एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। तो ये ग्राफ का नॉलेज, चैप्टर 3 में भी एक ग्राफ का नॉलेज हमने देखा था, उन सब का कॉम्बिनेशन आपका ये क्वेश्चन सही बना सकता है। तो जो समझाया है उसको एक और बार देखिएगा, नहीं समझ में आता है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं, फिर से मैं उसको समझा दूंगा। ओके, उसके बाद देखते हैं 6th वाला। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ए की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन, एन नहीं पर ए समझिएगा, एक्सेलरेशन ए acceleration a and the displacement x of a particle involve the simple harmonic motion। तो याद करिए एक्सेलरेशन कैसा फॉर्मेट था, a इक्वल टू -ω²x। ओके, तो जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन देगा। समझ में आई कुछ बातें? तो a इक्वल टू -ω²x, अब ये -ω²x तो आप किसी के लिए भी ले सकते हैं, बट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो a प्रोपोर्शनल टू -x, चारों में से कौन फॉलो करता है? यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ सिंपल x है पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पे x है पर यहाँ पे नेगेटिव है। तो कहा ना, ओनली c दैट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई बात समझ में? ओके, तो इसके लिए भी आपको ये थियरी का कॉन्सेप्ट पता हो तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ 14th और 15th को अगर सही करना हो आपको तो उसके न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा फोकस करिए, और न्यूमेरिकल्स के लिए आप थियरी पे फोकस करिए। पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। तो हमें पता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t, या तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, ऐसा हम कह सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई t, वो भी हमें पता है। इफ द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, what are its amplitude and initial phase angle and angular frequency of the particle is n second inverse, ऐसा कुछ उसने दिया हुआ है। ओके, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक सेकंड, हाँ वो n नहीं है, यहाँ पे भी आपको पाई ही लेना है, इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, पाई सेकंड इनवर्स, ताकि यहाँ पे दिया हुआ है ओमेगा इक्वल्स टू पाई। अब करना क्या हुआ, तो कि a cos ओमेगा t, उसके हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी दिया है, पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल यानी क्या, तो कि जब t इक्वल टू 0 हो तब,
इक्वेशन सिंपल तरीके से लगाया। नाउ एज वी आर थिंकिंग एट समथिंग इनिशियल, तो जब भी हम कहते हैं ना समथिंग इनिशियल, तो हमें वहां पे वैल्यूज उसके लिए लेनी है और जो दिया गया है उस वैल्यूज को हमें रख देना है, एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट पॉइंट, जब टाइम 0 हो तो पोजीशन 1 लेनी है। ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आएगा। यहाँ पे भी करेक्शन है, कुछ ज्यादा ही करेक्शंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो वेलोसिटी मिलेगा। तो dx by dt दैट्स वेलोसिटी, a एज इट इज, आपको याद होगा इसका डिफरेंशिएशन। चलो कोई बताना चाहेगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं? कॉस का साइन और ओमेगा साइन ओमेगा, नहीं, माइनस ओमेगा ए साइन और ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस पाई। माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। यस सर। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, राइट? हाँ, अब यहाँ पे क्या बताया है तो कि अगर मान लो, वैसे ये जो लिखा हुआ है ना बी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1, अब ये बी कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 एग्जैक्टली एज सच ऐसा कुछ नहीं है, पर इसको कुछ अलग तरीके से वो कहना चाहते थे। किस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। ओके, यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो और वहां पे मैं सेम टू सेम फिर से ये सभी वैल्यू डाल दूं, तो देखो t 0 हो तो वेलोसिटी का पाई ले लो, पाई लगाया, माइनस ए, ओमेगा का वैल्यू भी पाई कहा था, साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस 5, तो दिस बिकम्स 0, पर बचेगा क्या तो कि साइन 5 बचेगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आपको मिलेगा a साइन 5 इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो एक और करेक्शन आप यहाँ पे ले लो, ये भी कहीं से मिस प्रिंट है। अगर देखो यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो 1 आ गया इज इक्वल टू ए आ गया, यहाँ पे कॉस ओमेगा इंटू 0 तो 0 हो गया, तो एक कॉस 5 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए a1 इक्वल्स टू a कॉस 5, यहाँ पे आता है a साइन 5 इक्वल टू -1। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से ही आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो रहा है। पूरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है तो क्या पूरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है एम्पलीट्यूड क्या होगा और फेज एंगल क्या होगा। t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 1 लेना था, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का वैल्यू पाई लेना था। तो इक्वेशंस लिए, डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी का एक इक्वेशन बनाया, पोजीशन का एक इक्वेशन था, और ये सभी गिवन वैल्यूज डाली। अब ये फ्रेश वैल्यू को आप इमेजिन करिए, मतलब दिमाग में रखिए, 1 इक्वल टू a cos 5 एंड -1 इक्वल टू a sin 5। अब मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करूं तो a sin 5 a cos 5 क्या बचेगा? a sin 5 अपॉन a cos 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1, क्या बचेगा? इज इक्वल टू -1। tan 5 1 कब होता है? 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, पर ये tan 5 -1 है, यानी 45 डिग्री तो लेंगे, पर कहां से लेना पड़ेगा उसको? फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा समझ सकता हूं कि 45 डिग्री बरोबर पर यहां से 45, ओके, तो उसको मैं π/4 या तो 7 π/4 कह सकता हूं मैं नेगेटिव में, तो ये किस आएगा। अब इन दोनों का स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो तो क्या होगा? इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एनी आइडिया? a square sin square 5 प्लस a square cos square 5, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1। चलो इसके बाद का इक्वल टू √2।
वेरी गुड। तो ए स्क्वायर कॉमन आया, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 बना, ये 2 बना, तो ए का वैल्यू √2 आ गया, तो एम्पलीट्यूड भी मिल गया और फाई भी मिल गया। तो पोजीशन और वेलोसिटी के दो इक्वेशंस बनाना, और t इक्वल टू 0 पे पोजीशन और t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की जो वैल्यू दी गई है वही इक्वेशंस में आपको लगानी थी। ओके, तो जस्ट कंफर्म कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फाई का वैल्यू 7π/4 या तो 3π/4 भी कह सकते हैं, और a का वैल्यू √2 भी आ गया। ओके, अब यहाँ पे जो है उसको हटाकर कंफर्म कर देते हैं। देखो आ गया एम्पलीट्यूड √2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया, sin π/cos लिया, तो 7π/4 या तो 3π/4 कह सकते थे। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे t0, x1, वेलोसिटी पाई, ओमेगा पाई एंड x इक्वल टू b साइन अल्फा, यानी ऊपर का जो एक करेक्शन मैंने अभी बताया था ना, b cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1, वो वहां पे मिस प्रिंट था इसकी वजह से। ओके, तो वो वहां पे कहीं पे कुछ मिस प्रिंट हो गया था। तो वही चीज यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए थी। तो सेम टू सेम फंडा फॉलो करेंगे। ये b साइन अल्फा इक्वल टू 1 बना, फिर से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे माइनस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा आएगा, फिर से वही की वही वैल्यू डालेंगे। पर यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो छोटा सा पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट उसने अल्फा बता दिया, 5π/4 ले लो ऐसा। पर हम यहाँ पे ऐसा फिर से इसके लिए इक्वेशंस बनाए, तो देखो तो पाई पाई कैंसिल करो, तो ऐसा बनेगा 1 इक्वल टू बी कॉस अल्फा, बनेगा ऐसा कुछ कुछ। यस सर। अब देखो तो इसका और इसका रेशियो लो तो क्या बनेगा, tan अल्फा बनेगा। यस सर। tan अल्फा इक्वल टू 1 बनेगा। यस सर। तो आ गया π/4 आंसर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो फिर से √2 आएगा ना। ओके, तो दोनों क्वेश्चंस जो है, ये पूरा क्वेश्चन हमें लगता है कि ओह बाप रे कितना बड़ा है, पर बड़ा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यूज डालनी थी। देखो अल्फा इक्वल्स टू π/4, या तो आप कह सकते हो 5π/4, दोनों ही वैलिड है, कह सकते हैं। कौन सी डायरेक्शन से आप देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट जनरली आई सजेस्ट कि tan अल्फा इक्वल टू 1 आ गया ना तो π/4 ही लिखने का। ओके, दूसरे डायरेक्शन से क्या आता है उसको यहाँ पे मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, ताकि एक सर्कल कट करने के बाद वो वहाँ पे भी आएगा और सेम वैल्यू देगा, 1 फिर से देगा, बट आई सजेस्ट कि वो नहीं करने का। ओके, 8th आई थिंक मैंने कल होमवर्क में दिया था, हाँ या ना। हेलो, कल जो भी थे उसको शायद पता होगा। ओके, 8th जो है वो होमवर्क में दिया था और शायद आपने किया होगा। अब 9th क्वेश्चन के लिए ओके, फिजिकल कॉपी आपके पास रखिएगा, ताकि कोई कोई जगह पे करेक्शंस या तो थोड़े बहुत चेंजेस हो तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करता रहूँगा। यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग वाला किस्सा आ गया, और स्प्रिंग के लिए हमें ये फॉर्मूला का पता होना चाहिए। वैसे फ्रीक्वेंसी को एफ भी कह सकते हैं और न्यू भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसको एफ रखिए ताकि आप वेलोसिटी और न्यू के सिंबल्स में कहीं पे कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट यानी के दे दिया, मास दे दिया, एंड पुल्ड साइड वाइज है 2 सेंटीमीटर, मतलब कितना डिस्टेंस चाहेगा वो दे दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है f इज इक्वल टू 1/2π√k/m। अगर कोई सोचना चाहे कि यार ये कहाँ से आया, तो ये है आपका उसका फंडा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t या तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, पहला पॉइंट। दूसरा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, तो ओमेगा इक्वल टू क्या बन जाएगा, √k/m बन जाएगा, हाँ या ना। तो देखो इस ओमेगा की वैल्यू को इस ओमेगा वैल्यू के साथ कंपेयर करो, 2πf √k/m बन गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, बना √k/m 1/2π, k दिया m दिया, बात खत्म कर दो। क्लियर। ओके, यहाँ पे भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स होता है ना।
तो इस चैप्टर में पता नहीं कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी ओके इसको टाइप करने की ओके बट इट्स ओके। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो कुछ नहीं करना था, इसमें से 2 पाई मल्टीप्लाई कर दो यार ओके तो अंडर रूट के बाय एम। देखो तो ये 2 पाई मैं एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20 बचता। आई रिपीट 2 पाई एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 23 बचता, आ गया 20 ओके। तो यहाँ पे आपको ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल सकता है ओके। तो फॉर्मूला थ्योरी दोनों क्लियर होंगे तो मजा आएगा। एक्सेलरेशन का ये कौन सा फॉर्मूला है, जस्ट हमने देखा था, ये दोनों फॉर्मूला किसी को याद है? ओमेगा स्क्वायर ए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स कहा था विथ माइनस साइन। वेलोसिटी का फॉर्मूला था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद होगा ऐसा कुछ कुछ। वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होता है? मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे यानी x का वैल्यू 0 कर दो, अगर x का वैल्यू 0 कर दिया ये 0 हो गया तो अंडर रूट ए स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसल, तो ये बन जाता है प्लस और माइनस ए ओमेगा और ये एज इट इज। तो देखो ओमेगा दिया था, एम्पलीट्यूड दिया था, तो ये मिल गया एक्सेलरेशन और ये मिल गया वेलोसिटी ओके। तो यहाँ पे चीज़ें जो भी है, जो भी न्यूमेरिकल्स है उसमें डिफ़िकल्टीज मेरे हिसाब से थोड़ी कम होती है, बट पॉइंट ये होता है कि हमने जो थ्योरी पढ़ा, जो फॉर्मूला हमने पढ़े उसको हमने कितना समझा। अगर हमने उसको सही तरीके से समझा है तो आप उसको सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? चलो आफ्टर दैट ओके। तो कल जो होमवर्क था उसमें आई थिंक ये 10th भी मैंने रखा था और वो आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको करिएगा। 11th क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमने टेस्ट में देखा पर हमसे नहीं हुआ ओके, पर इसके जैसा एक पार्ट 2 में दिया था, इसी बेस पे मैंने ये देने का ट्राई किया था, तो ये समझा देता हूँ। This below figure correspond to two circular motions, the radius of the circle, the period of revolutions, and the initial position and the sense of revolutions, that is a clockwise or anti-clockwise, and indicate on each other. I mean say indicate on each figure. अब देखिए इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड है, इसका रेडियस 2 मीटर यानी वो इसका एम्पलीट्यूड बन गया, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो तो P पॉइंट यहाँ है तो इसके लिए इनिशियल फेज बन जाता है पाई। ये यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता था, ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसका एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर का है, इसका एम्पलीट्यूड 2 मीटर का है और वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओके। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाए पर फिर भी ये x के टर्म में मैं कहूँ तो आप इसको कह सकते हैं 3 पाई बाई 2, या तो इस डायरेक्शन में लो तो आप कह सकते हो पाई बाई 2। यहाँ पे करना क्या है तो कि ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ x प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस। उसका मतलब क्या, तो कि हमारे जो इक्वेशंस हुआ करते थे ना, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एम्पलीट्यूड कितना है, कॉस फंक्शन रख सकते हैं या साइन फंक्शन भी ले सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू क्या तो कि 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो इसके केस में देखा जाए तो 2 पाई बाय कैपिटल टी, टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, तो ये आ गया पाई बाय 2 जो किसका वैल्यू बनेगा, ओमेगा का वैल्यू बनेगा, इनटू स्मॉल टी ऐसा कुछ आप दे सकते हैं, तो पाई बाई 2 इंटू टी ऐसा कुछ आ जाएगा 5, यानी कहाँ से स्टार्ट किया तो कि पाई से स्टार्ट किया। तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में भी देखा था, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे उसका इक्वेशन का फॉर्म करना था। अब उसने कहा एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर, एक्स प्रोजेक्शन का मतलब समझने का ट्राई करिएगा। एक्स प्रोजेक्शन मतलब क्या, तो क्या आप कोई भी जगह पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहता कि कोई एक पार्टिकल यहाँ पे है तो ये उसका बनता है एक्स प्रोजेक्शन, यहाँ पे बनता है एंगल,
तो ये एक्स प्रोजेक्शन बनता है, जिसको हम कहते हैं जिसने बनाया थीटा वो बनाता है कॉस थीटा। तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव में एम्पलीट्यूड का वैल्यू लिखो, ओमेगा का वैल्यू लिखो और फाइव का वैल्यू लिखो, और उसके हिसाब से उसका सिर्फ इक्वेशन आप फॉर्म करो। तो देखिए फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ये रहा, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहे थे, वो यहाँ से नीचे के डायरेक्शन में आ रहे थे। तो आप कहीं पे भी ले सकते थे, ओके, पर t इक्वल टू 0 है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ से उसने मोशन स्टार्ट करवाया। तो अब देखा जाए तो वो यहाँ पे जा रहा है, तो ये x थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शंस में है, ओके, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये भी नेगेटिव x क्वाड्रेंट में है, पर ये देता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोशन, ये देता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोशन। टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इसका भी टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये t यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये t यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अगर हम उसको ध्यान से समझे तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। पहले क्वेश्चन के लिए, पहली फिगर के लिए, पहला फिगर छोटा वाला, ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी यहाँ पे दिया हुआ था 2 सेकंड्स, तो ये बन गया पाई टी, दैट्स अ थीटा वैल्यू। अब यहाँ पे वैसे ये टाइम पास के लिए दिया हुआ है, पर मैं ऐसा कहता हूँ x इक्वल टू ए कॉस थीटा, मैं ऐसा कह सकता था, बरोबर, पर यहाँ पे उसने लिया हुआ है कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। अब इस बात को समझने का ट्राई करिए, ओके। वैसे ये चैप्टर काफ़ी स्टूडेंट्स को इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, ताकि कभी साइन लेते हैं कभी कॉस लेते हैं, कब साइन कब कॉस, तो उसको आप एक सिंपल तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए तो पता चल जाएगा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ 1/2 किसका वैल्यू है, तो आप कहोगे साइन 30, मैं कहूँगा गलत, cos 60 का वैल्यू है। तो क्या आप राइट है कि मैं राइट हूँ? दोनों राइट है सर, दोनों राइट। ये जिसको समझ में आ जाएगा उसको ये इसकी सभी बातें समझ में आ जाएगी, ओके। पर हमें ये जल्दी समझ में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देते हैं, इसलिए हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि कभी भी कोई कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेजेस हो तो कम्युनिकेशन ईजी होता है, बिना लैंग्वेज के भी कम्युनिकेशन हो सकता है, पर वो कहने वाला और समझने वाला थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो बिना वर्ड्स के भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो फिजिक्स भी कभी कभार ऐसा करता है कि बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन करता है। मतलब क्या? तो कि यहाँ पे ये बताया तो है पर आइडिया नहीं दिया ये कैसे काम करता है। अब ध्यान से सुनिए और समझने का ट्राई करिए। यहाँ पे कहा एक्स कोऑर्डिनेट, अब यहाँ से जैसे स्टार्ट करते तो अगर मैंने इसको थीटा कहा तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? π/2 माइनस थीटा। ओके, अगर ये π/2 माइनस थीटा मैं कहता हूँ तो कॉस थीटा यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस आएगा। यस सर। आई रिपीट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस आएगा। तो देखो, तो इसके हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे जो रेड मार्क वाला बनाया उसके हिसाब से मैं कॉस π/2 माइनस थीटा, तो एडजेसेंट साइड ओ एन अपॉन ओ पी डैश ऐसा कह सकता हूँ मैं। तो इसके हिसाब से ओ एन ओ पी डैश कॉस π/2 माइनस थीटा एंड π/2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ओ पी यस डैश वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, तो लिख सकता हूँ 3 साइन पाई टी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या, हाँ, पर यहाँ पे माइनस एन क्यों रखा है? तो कि डिस्प्लेसमेंट बीइंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ, मतलब यहाँ से वो ओ जो है उसकी लेफ्ट साइड है, नेगेटिव डायरेक्शंस में है, तो इसलिए यहाँ पे उसने माइनस साइन रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से उसने जीरो का कॉन्सेप्ट लिया और उसके हिसाब से उसने आइडिया बनाया। अगर मैं थीटा यहाँ पे बनाता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं यहाँ पे थीटा बनाता तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चंस में आपको फ्रीडम होता है, पर t इक्वल टू 0 जहाँ पे बनाया उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर थीटा लो तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे जहाँ t इक्वल टू 0 है उसके हिसाब से थीटा बनाने का ट्राई किया तो उसी का कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स एक्सिस पे।
ये यहाँ पे था, तो यहाँ से हम इधर गए, इसलिए इसको थीटा कहा, तो ये वैल्यू हो गया रिमेनिंग वाला। जहाँ से t इक्वल टू 0, तो जैसे आप कहते थे ना, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, तो के बरोबर है। पर क्या यही कोऑर्डिनेट्स में मैं ऐसा ले सकता हूँ, y x y डैश x डैश ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? ले सकते हो। ले सकते हैं, ओके। पर हमने ट्रेडिशनल ऐसा माना हुआ है कि हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस, वर्टिकल यानी y एक्सिस, पर वो तो हमने माना हुआ है, ओके। अब इट्स समथिंग लाइक दैट कि मैं पोजीशन यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो क्या हाँ कर सकते हो, यहाँ से कर सकता हूँ तो क्या कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन वही समझाता है कि मान लो मैंने पोजीशन इस बार यहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ से P डैश पे पहुंचा, इसलिए वहां पे थीटा जो है वो हमने बनाया, ओके। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थीटा मैंने यहाँ पे बनाया, तो उसके हिसाब से उसके इक्वेशंस को हम फॉर्म करेंगे। आई होप समझ में आता होगा, ओके। नहीं आए तो थोड़ा थोड़ा समझने का, सिर्फ ट्राई करने का। 2π/t 4 सेकंड्स था, 2π बाई वैसे लगाया, 2 2 ज़ा 4, तो πt/2 ऐसा बना। सी दैट कॉस थीटा आ गया, कॉस π/2 थीटा ऐसा आ गया। यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड 2 मीटर का दिया हुआ था, तो 2 आ गया, ये थीटा आ गया, फिर से वैल्यूज यहाँ पे डाल दी, बात खत्म हो गई, ओके। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया, जहाँ पे आप ये सिंपल सा हल्का सा काम जो है वो कर सकते हैं। अब उसी के हिसाब से यहाँ पे कुछ कुछ इक्वेशंस बनाए, और उसने कहा जो सर्कल के हिसाब से इक्वेशंस बनाने थे, अब इक्वेशंस दिए गए हैं, हमें सर्कल्स में वैल्यूज डालनी है। तो देखिए, plot the corresponding reference circle, this all the questions for reference and for the practice। एक ही क्वेश्चंस को दो दो बार, तीन तीन बार देखने का, समझने का, सिर्फ स्टडी करने का कि ये किस तरीके से हम बनाते हैं, तो धीरे धीरे उसमें पता चलने लगेगा। Corresponding reference circle for each of the following simple harmonic motion indicate initial t equal to 0 position, radius of the circle, angular speed, for the simplicity the sense of rotation, मतलब clockwise है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो थोड़ा सही रहेगा। एक 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 इक्वेशन ले ले आप, और उसके हिसाब से देखो यहाँ पे हर एक के अलग 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 सर्कल से वो बना कर दिए हुए हैं, ओके। अब हर एक में थोड़ा 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 हल्का हल्का सा ऑब्जर्वेशन रखो, तो आपका काम आसान है। अब इसमें कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि जैसा दिखता है वैसा वो नहीं होगा, तो उसमें थोड़े बहुत हमें चेंजेस जो है वो करने पड़ेंगे, ओके। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है, तो उसमें दिया था x इक्वल्स टू -2 sin 3t प्लस π/3, तो x x की जगह पे आ गया, ये 3 किसकी जगह पे आया, तो क्या ओमेगा की जगह पे आया, यानी 2π/t इज इक्वल्स टू 3 हो, तो t का वैल्यू क्या बना होगा, 2π/3। 2π/3 बना होगा, ओके। अब यहाँ पे ये t का वैल्यू है, अब ये 2 किसकी जगह पे है, एम्पलीट्यूड की जगह पे है, तो जो भी सर्कल बनाएंगे उसका रेडियस कितने का होगा, 2 सेंटीमीटर या तो 2 मीटर, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, बरोबर। यस सर। प्लस यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट किया, कैसा फॉर्मेट किया, तो कि यहाँ पे साइन और आगे माइनस साइन है ना, तो एक काम करो, कॉस π/2 प्लस थीटा अगर करते, तो कि कॉस π/2 प्लस थीटा, दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता, तो ये माइनस साइन हटाने के लिए कॉस π/2 का कॉन्सेप्ट लिया, तो ये π/2 और π/3 को ऐड करो तो 5π/6 ऐसा हो जाएगा, तो यस सर। 5π/6 उसका फाई बन गया, 2 उसका एम्पलीट्यूड बन गया, ये कॉस फंक्शन आ गया, तो उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड मिला, ओमेगा मिला, फाई भी मिला, ओमेगा मिला तो टाइम पीरियड भी ढूंढ सकते थे, जो नहीं बताया तो भी हमने यहाँ पे बताया, ओके। और उसके हिसाब से क्या बोलते हैं 5π/6 से वो 5 इनिशियल फेज है ना, इसलिए ये यहाँ पे t इक्वल टू 0 बनेगा। और यहाँ पे ऐसा बताया कि इसके आगे हमने सेट करके प्लस साइन लेकर आए,
तो प्लस साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि वो, देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस दी गई है, वो इस डायरेक्शन में जाता है। ओके, अब दूसरा इक्वेशन और उसके हिसाब से उसका फिगर। दूसरा इक्वेशन है cos पाई बाई 6 माइनस टी। अब जनरली ओमेगा टी माइनस समथिंग फाई लेते हैं ना हम, तो इसमें पाई बाई 6 पीछे भेजना पड़ेगा, टी आगे लेना पड़ेगा। तो हमें ऐसे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे कि मतलब भी चेंज ना हो और पर्पस भी सॉल्व हो जाए। तो हमें यहाँ पे ये मैथ्स वालों को ज़्यादा पता चलेगा कि cos इंटू ब्रैकेट माइनस थीटा हो तो उसको cos थीटा कैसे आता है ना ऐसा मैथ्स में। यस सर। ओके, बायोलॉजी वाले के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर cos माइनस थीटा दैट इज अ cos थीटा। और ऐसा ही कुछ कुछ देखो यहाँ पे भी यूज किया हुआ है, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब दैट्स अ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। और इसी के जैसा ये भी शायद आपको पता होगा, साइन माइनस थीटा हो तो उसको माइनस साइन थीटा कहा जा सकता है। ओके, तो ये कुछ कुछ बातें मैथ से अगर पता होगी तो 14th और 15th चैप्टर में ज़्यादा मज़ा जो है वो आ सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट थोड़ा सा, हाँ, ज़्यादा नहीं। तो देखो, अब फिर से कंपैरिजंस करो तो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो एम्पलीट्यूड बन गया 1। ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह पे भी कुछ नहीं है तो वो भी बन गया 1। यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 है, तो फाई का वैल्यू माइनस पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6 क्या इंडिकेट करेगा, तो कि सर्कल स्टार्ट हो रहा हो उससे पहले। मतलब क्या, दैट समथिंग लाइक दैट कि माइनस यानी एक्स से पीछे वाली डायरेक्शन में कहीं पे वो एंगल होना चाहिए। प्लस मतलब उससे आगे जा रहा था, तो एक्स से कॉन्टेक्स्ट में हमने लिया, ये उससे पीछे की डायरेक्शन में था, इसलिए यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 हमने ले लिया। सेम वे आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस के कॉन्टेक्स्ट भी समझने का ट्राई कर सकते हैं। करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी तो मैं तो समझा ही दूंगा, बट आई इंसिस्ट कि दो फिगर से इक्वेशंस बनाए, इक्वेशन से फिगर बनाई, बाकी दो में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आई थिंक समझ में आ सकता है। अब यहाँ पे ये जो है वो स्प्रिंग वाला किस्सा है। यहाँ पे अलग अलग दो सिचुएशंस दी गई है। कांस्टेंट K damped rigidly at one end and a mass M attached to its free end. The spring is stretched by a force F at its free end. Figure shows the same spring with the both ends free and attached to a mass M at either end. Each end of the spring in figure is stretched by the same force F. ओके, मतलब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग अलग है। पहली सिचुएशन में एक रिजिड सपोर्ट है, वहां से आप उसको खींचो, छोड़ दो तो ये ऑसिलेशंस देगा। दूसरा, दोनों साइड से आप खींचो तो उसके हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन द टू केसेस एंड इफ द मास, द टू मासेस। अगर ये पूरा क्वेश्चन आप देखोगे तो पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट के अंदर हमने कवर करने का ट्राई किया था। ओके, मतलब ऑफ कोर्स डायरेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा सोचेंगे तो डेफिनेटली पता चल जाएगा। नहीं पता चले तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको एग्जैक्ट क्या कहना चाहते हैं वो मैं बता दूंगा, पर थोड़ा सा सोचिएगा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या सोचना था। तो कि क्या आप ऐसा कह सकते हो कि इधर मैं f दूंगा तो f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ऐसा कुछ होगा, f इज इक्वल्स टू m ऐसा कुछ होगा। ओके, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन द टू केसेस वो भी मिल सकता है आपको। एंड इफ द मास इन A एंड द टू masses in B आर रिलीज्ड फ्रीली, what is the time period of oscillations? तो t is equals to 2 pi under root m by k लगा सकते हैं, तो उसी के हिसाब से पूरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे बन सकता है। Now for the 14th I don't think so उसमें कोई एफर्ट डालना है। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट मैं बता दूँ, इसमें जो पूछा गया ना REV, इसका क्या मतलब करेंगे आप? रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक रिवॉल्यूशन यानी कितना डिस्टेंस होता है? 360। 360 डिग्री के टर्म में, और रेडियन के टर्म में
सिंपल सी बात 2 है, pi 2 पाई। पाई। ओके, जैसे सर्कल लेते हैं, ओके, 0 से स्टार्ट करके 90, 180, 270 एंड 360, सेम वे 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। ओके, तो कोई जगह पे रिवॉल्यूशंस पर मिनट को चेंज करके अगर रेडियन पर सेकंड करना पड़े तो उस बात का ध्यान रखने का कि वो रेडियन पर सेकंड कैसे कन्वर्ट हो सकता है। तो वहां पे एक रिवॉल्यूशंस यानी 2 पाई रेडियन जितना वैल्यू आप ले सकते हैं। ओके, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ओके Q.8 नहीं आता है, दैट इज एन 9.8। ओके, दैट्स अ लिटिल बिट कॉमन सेंस। ये जो क्वेश्चन है उसमें एक छोटा सा पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द मून इज 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जी ऑन मून दिया है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द मून इफ इट्स अ टाइम पीरियड ऑन द अर्थ इज 3.5 सेकंड। तो दो अलग अलग, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड दिया है और यहाँ पे उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। और हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट L/g। तो एक टाइम पीरियड फॉर अर्थ, एक टाइम पीरियड फॉर मून। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सा वैल्यू था, तो कि टाइम पीरियड फॉर द अर्थ, मून का जी और अर्थ का जी तो होता ही है, 2 पाई 2 पाई कैंसल, L L कैंसल, सिंपल सा रेशियो। तो बता देगा कि जो यहाँ पे टाइम लगता था 3.5 सेकंड वो वहाँ पे लग जाएगा 8.4। क्यों, तो कि जी कम हो गया तो टाइम पीरियड है वो लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा इन शॉर्ट। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, 15 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है पर 2 मार्क में पूछा जाए वैसा है। 16 नंबर्स जस्ट एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, 16 और 17 दोनों। 18th जो है वो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए, उसकी अच्छी पॉसिबिलिटी होती है। अब ये नेक्स्ट जो भी 2-3 क्वेश्चंस हम देखेंगे सब में एक ही तरीका अप्लाई करना है, और वो ये कि हमें कैसे भी करके दिखाना है कि जो मोशन हम देख रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आई रिपीट, हम यहाँ पे ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम जो भी यहाँ पे देख रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। A cylindrical piece of cork of base area A and height h floats in the liquid density rho r. Okay, यहाँ पे इस P को P मत समझिएगा। ओके, यहाँ पे रो एंड रो वन ऐसा समझिए। सो दिस वन इज a रो एंड दिस वन यू कंसिडर एज ए रो वन, या तो रो एल भी कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 1 कहो या L कहो, लिक्विड का L और डेंसिटी का रो, तो रो L एंड रो ऐसा समझिए तो शायद अच्छा रहेगा। द कॉक इज डिप्रेस स्लाइटली एंड देन रिलीज्ड। इमेजिन कर सकते हो तो करने का ट्राई करिए। आपने एक रबर का या तो एक सिंपल कॉक लिया, आप ऐसा कोई प्लास्टिक का सिलेंडर भी इमेजिन कर सकते हैं। आपने क्या किया, तो कि प्लास्टिक का एक सिलेंडर लिया, पानी से भरा हुआ बकेट लिया, आपने वहाँ पे रखा था, आपने उसको थोड़ा सा पुश करके छोड़ दिया, तो क्या आपको उसका मोशन ऐसा देखने को मिलेगा, तो क्या हाँ। तो ये जो मोशन है वो जितना अंदर गया उतना बाहर जाएगा, वापस उतना अंदर जाएगा, वापस उतना बाहर जाएगा, मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन देगा। शो दैट कॉर्क ऑसिलेट्स अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली, और ये उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा। वैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L/g होता है, हाँ या ना। तो देखो टी कंपेयर करो, 2 पाई कंपेयर हो गया, रूट रूट आ गया, तो L/g उसमें कौन सी वैल्यू अगर कंपेयर करते हैं तो अलग हो रही है। दोनों साइड t, दोनों साइड 2 पाई, दोनों साइड रूट, दोनों साइड g, तो मुझे सिर्फ ऐसा प्रूव करना हुआ L इज इक्वल्स टू h रो बाय रो L। कंपेरिजन्स देखो, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/g, तो g भी आ गया। तो जो लेंथ है, कितनी लेंथ तक वो जाता है आता है,
अगर मैंने वो L इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ प्रूव कर दिया तो मेरा काम आसान हो सकता है। अब जैसे मैंने उसको प्रेस किया यानी मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स का फॉर्मूला उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा और उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका, वैसे तो ये सिर्फ एक सोचने का तरीका मैंने बताया, दूसरा तरीका आप ऐसा कहते थे F इज इक्वल्स टू एम एंड F इज इक्वल्स टू माइनस के वाई, याद होगा कुछ कुछ। अगर मान लो मैं दोनों को कंपेयर कर दूं और उसमें से इस y को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दूं तो माइनस एम बाई के इक्वल्स टू ए, या तो a इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू वाई, ऐसा होगा हाँ या ना? यस सर। अब इस के बाई एम को क्या ले सकते हैं आप, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट के बाई एम कह सकते हैं। तो वहां पे भी कनेक्शन मिल रहा है ना कि फोर्स लगाया, मास इनटू एक्सेलरेशन लगा, माइनस के वाई कहा, तो यहाँ पे आपने जो फोर्स लगाया तो एक और फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं वेट फोर्स लगना। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का आना, कह सकते हैं ऐसा कुछ कुछ। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक साथ आपने जो पढ़ा हुआ है सबको थोड़ा 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 हल्का फुल्का कंपेयर करो तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस करने में मज़ा ज़रूर आ सकता है। कि यहाँ पे अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा, तो कि जितना वो नीचे जाएगा, तो फोर्स इसको जैसे लिखा है ना वैसा देखने की बजाय आप ऐसा सोचिए, F इज इक्वल्स टू एम जी, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी। अब कंपेरिजन्स देखिए, ये लिक्विड की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी रो एल ले लिया, आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी सिलेंडर, वाई जितना वो नीचे गया वाई भी आ गया, जी भी आ गया, रो एल भी आ गया। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जितना वो नीचे जाएगा उतना ही कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। अंडरस्टैंड? तो सब कुछ हमने यहाँ पे कंपेयर किया और उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखा तो हमें पता चला F प्रोपोर्शनल टू Y बना, पहला पॉइंट। दूसरा, जब F प्रोपोर्शनल टू Y है और F इज इक्वल टू माइनस के वाई भी है तो ये पूरा का पूरा वैल्यू के बन गया। देखिए मास का वैल्यू, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। तो क्या मैं कह सकता हूँ एरिया इंटू डेंसिटी इंटू हाइट, ताकि मास ऑफ कॉर्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही थी इसलिए रो एल लिया था। पर हमें एस पर बॉयंसी पता है, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा जितना ऑब्जेक्ट उसको डिस्प्लेस करेगा। T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर m बाई के, मास का वैल्यू, के का वैल्यू, ए एक कैंसिल हो गया, तो देखो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, कॉक को आप डिप्रेस करते हो मतलब उसको प्रेस करते हो, नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा उतना ही वो वापस ऊपर आएगा, इसलिए F इज इक्वल टू माइनस के वाई बताना था। उसके लिए हम उसको प्रेस कर रहे हैं इसलिए वहां पे उसका वेट फोर्स लगेगा, इसलिए मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिया। पर वो लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है इसलिए वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिया। उसके हिसाब से मुझे के मिल गया और मास ऑफ द कॉक, जितना वो मास अंदर जाएगा तो ऑफ कोर्स वेट फोर्स भी तो उसी का लगेगा, तो मास और के का वैल्यू डाला तो हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव होके मिला। अब उसी तरह से ये काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कैसा एक यू शेप जैसा ट्यूब हो, अगर आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे करो तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि पहले वो इक्विलिब्रियम में था, अब जितना y जितना नीचे जाएगा उतना ही ये y जितना ऊपर जाएगा, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, तो क्या हाँ, तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का टोटल डिस्प्लेसमेंट 2y जितना होगा, मतलब वो 2y जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा।
अगेन मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम, कैसे मिलेगा वॉल्यूम? तो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और कितनी हाइट के अंदर वेरिएशन आएगा, तो कि 2y जितना। ओके, तो यहाँ पे आप 2h या तो 2y जितना एक्चुअली कहना चाहिए, पर ये किसकी बात कर रहे हैं? तो देखिए, suppose the U-tube of cross section A contains a liquid density rho up to height h। अब यहाँ पे कितनी हाइट तक हो रहा है? तो कि लिक्विड इन वन आर्म by y distance rise by the same amount in the other arm, इसलिए वो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 2y जितना होता है। वो 2y जितना हाइट हो रहा है। फिर से आप इसका कंपैरिजन करो F इज इक्वल्स टू KY के साथ, F A 2y रो जी। फिर से बता दो, इसको आप रो समझिए। एरिया, हाइट, डेंसिटी इंटू जी। ये फिर से कहाँ से आए? तो F इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम कितने अंदर रोटेट होता रहता है? तो कि 2y हाइट पे। अगर मैंने इसका कंपैरिजन किया तो F प्रोपोर्शनल टू y, तो 2a रो g, ये आपका K बना। अब जैसे ही आपका K बनता है, अभी जस्ट हमने कहा था उसका मास का वैल्यू, तो मास का वैल्यू देखिए यहाँ पे, A 2h रो कहा था, तो हियर ओके, इसको आप प्लीज P मत समझिएगा, यहाँ पे कुछ ये फॉन्ट की वजह से हर रो P जैसा दिख रहा था। 2 कैंसल, A कैंसल, ओके, रो कैंसल, तो 2 पाई रूट h बाई जी, विच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कितना लेंथ, तो कि 2h जितना, वो यहाँ पे डाल दो, तो आप L बाई 2g, ताकि h को सब्जेक्ट बना दो तो h बन जाता है L बाई 2। तो यहाँ पे बन सकता है 2 पाई रूट L बाई 2g। ओके, पर ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके मेरे समझाने के बाद जब आप 2 बार लिखेंगे तो हो सकता है कि कोई पॉइंट में समझ में ना आए, इफ इट्स पॉसिबल, और आप ऐसा लगे तो आप मुझे बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका फिर से कुछ वर्कआउट करें। क्लियर एवरीवन? ओके, यस सर। सैटरडे का टाइमिंग जो है वो मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा, ताकि सैटरडे टेस्ट भी होगा और लेक्चर भी होगा, पर उस दिन थोड़ा सा लेक्चर हम कम रखेंगे। ओके, वैसे भी हम कम ही रखते हैं, पर उस दिन थोड़ा और कम रखने का ट्राई करेंगे, पर लेक्चर हम रखेंगे ज़रूर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक है। आज जितना हमने पढ़ा उस सबको आप प्लीज़ आपके लिए एक बार लिखिएगा। आप अपने लिए लिखोगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, नॉट ऑन द कंपल्शन बेसिस, पर लिखिए, ताकि कुछ के स्कूल्स में एग्जाम्स आ रही है, तो कंपल्शन पे तो नहीं कह रहा हूँ, पर लिखेंगे आपके लिए तो आपको फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 15 के कुछ क्वेश्चंस को हम समझेंगे और उससे बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर एवरीवन? चलो।